सोवियत संघ एक ऐसा कहीं ना कहीं संघ बनकर उभरा जहां पर हर एक चीज का उत्पादन, सुई से लेकर कार तक का उत्पादन हो रहा था और पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर दे रहा था ये पूरा का पूरा। अमेरिका की विचारधारा, जो पूंजीवादी विचारधारा है, वो आपकी फली फूली या बढ़ी। जब नई आर्थिक नीति आई तो कहीं ना कहीं उसने ये बता दिया कि भारत जो है अब वो पूंजीवाद विचारधारा को अपनाने जा रहा है। ये जो मध्य एशिया है वो किस लिए जाना जाता है? मध्य एशिया जाना जाता है तेल के उत्पादन के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं आपका जो राजनीतिक विज्ञान है, जो कि यूपी बोर्ड में आपका एक सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर फर्स्ट। अगर आप समकालीन विश्व राजनीति के बारे में ये जो बुक है उसमें पहला चैप्टर देखेंगे, अब रैशनलाइज कंटेंट के बाद ये हो गया है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। मतलब कहीं ना कहीं विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, है ना, और उनका कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। इस चैप्टर में हम वो बात करेंगे, है ना। इससे पहले चैप्टर एक हुआ करता था क्यूबा मिसाइल संकट वाला, जिसमें बताया गया था कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा का पूरा विश्व है वो दो ध्रुवों में बट गया था। एक था पूर्वी खेमा और एक था पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमे में आपको क्या देखने को मिलेगा? सोवियत संघ देखने को मिलेगा। पश्चिमी खेमे में आपको अमेरिका देखने को मिलेगा। अब ये जो दोनों एक तरह से कहीं ना कहीं सुपर पावर्स थे, ये एक विचारधारा पर चल रहे थे, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो क्या थी? वो थी साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी या आप समाजवादी कह सकते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि सोवियत संघ जो है वो समाज को लेकर चल रहा था, किसी पर्टिकुलरली व्यक्ति या व्यक्तिगत विशेष विषय पर किसी चीज पर जोर नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा नहीं। समाज को साथ लेने की, समाज को साथ लेकर चलने की जो विचारधारा थी उसे सोवियत संघ के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा था अब अमेरिका। जो अमेरिका था, अमेरिका आपका लेकर चल रहा था पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है ना। अब पूंजीवादी में क्या होता है? व्यक्ति विशेष पर ज्यादा फोकस किया जाता है, व्यक्तिगत आधार, है ना। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक आधार। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इन दोनों जो खेमे थे उनमें देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कैसे भाई आपका ये सोवियत संघ जो है वो कैसे मतलब आपका मुख्य धारा में आया, है ना। अब कहीं ना कहीं एक क्रांति हुई थी 1917 में, जिसके आधार पर जो है वो सोवियत संघ का गठन किया गया था, वो बता देता हूं मैं आपको। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा सोवियत संघ जो है वो समाजवादी, है ना। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ जो है वो कहीं ना कहीं आता है 1917 में, एक रूसी क्रांति के बाद। ठीक है, इतना सभी को पता है। यह क्रांति जो है वो समाजवाद के सिद्धांतों तथा पूंजीवाद के स्थान पर समानता आधारित समाज की स्थापना करने के लिए की गई थी। अभी जो पूंजीवाद है ये एक्चुअली किस चीज के बारे में बात करता है वो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो पूंजीवाद ये कहता है कि समाज में जो प्रतियोगिता है ना, जो कंपटीशन है वो तो होगा ही। अगर जिस व्यक्ति में दम है वो अपना आगे आए और सारे के सारी चीजों को हासिल कर ले, किसी ने रोक टोक नहीं करी है। बट अगर मैं समाजवाद की बात करूं तो समाज में जो संसाधन है उनका पुनः आवंटन होना चाहिए, है ना, सभी को इक्वल बंटवारा होना चाहिए, ये चीज होती है। तो सोवियत संघ ने कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को चुना और पूंजीवाद को दरकिनार कर दिया। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, आगे जब आप चलोगे तो यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के वे देश, अब देखो जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं ना, ऐसा समझो इसे, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर इसे ऐसा समझ सकते हैं आप, जैसे कि अगर मैं पूरा विश्व का मैप जो है अगर मैं बना दूं आपके सामने, ठीक है ना, डन। तो ये आप थोड़ा सा एक कैसा मैप समझ सकते हैं, थोड़ा सा रफ मैप देख सकते हैं आप, ये है ना। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा चीजों को अच्छे से देखें तो एक पार्ट है यहां पर जो कि आप यहां पे देख पाओगे, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल में यूरोप है, इसका नाम है यूरोप। अब ये जो यूरोप है ये दो भागों में बटा हुआ था, है ना, दिखने में बहुत छोटा है, दो भागों में बांट देते हैं इसे, है ना। एक हो गया आपका पश्चिमी, ठीक है,
एक हो गया आपका पूर्वी यूरोप, है ना। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो दो ध्रुव थे, है ना, दो ध्रुवीय देश जो हम कह रहे हैं, या जो जो सुपर पावर्स के शक्तिशाली देशों के जो खेमे थे वो कहां पर थे, वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक है ये रहा पूरा का पूरा रशिया, है ना, सोवियत संघ, ये है सोवियत संघ, और ये है आपका अमेरिका। अब देखो, इन दोनों ताकतों का मेन मोटिव ये था कि क्योंकि ये वो समय काल था, अगर आप देखेंगे जो समय काल था वो क्या था आपका 1945 से लेकर 1991 तक का, इसे क्या कहा गया, शीत युद्ध कहा गया। अब ये जो शीत युद्ध है ना, अब ये जो शीत युद्ध वाला काल है, ये एक ऐसा काल आया था सभी के सामने जिसमें ये दोनों खेमे आपस में लड़ रही थी, और ये चाह रही थी कि कैसे ना कैसे करके आपस में सारी की सारी जो शक्तियां हैं, वो जो भी नए देश, जो छोटे मोटे देश हैं वो फल फूल रहे हैं, उनसे हासिल कर ले। इनका मेन मोटिव ये था। अब क्योंकि यूरोप जो है वो कॉर्नर में पड़ रहा है, तो अमेरिका क्या चाह रहा है कि ये जो पश्चिमी वाले देश है ना यूरोप, वो इनके खेमे में आ जाए, और सोवियत संघ क्या कह रहा है कि यहां के जो पूर्वी खेमे हैं, पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, वो इनके खेमे में चले जाए। इससे क्या होगी, आसानी हो जाएगी किनको किनको, इन पावर्स को अपनी पूर्ण रूप से शक्तिशाली, अपना पूर्ण रूप से जो शक्ति है उसको मेंटेन रखने के लिए पूरे विश्व में, है ना। तो ये चीजें यहां पर हो रही थी, ये आपको ध्यान में रखनी है ना। तो यही चीज की बात हम जो है वो यहां पर कर रहे थे कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, उन्होंने सोवियत सेना के फांसीवासी, जिन्हें सोवियत सेना ने फांसीवादी शक्तियों से मुक्त कराया था, ताकि ये जो पूर्वी देश हैं वो उनके पास आ जाएं। जब उनके पास आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आसानी से सोवियत संघ की पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां पर उस चीज के बारे में बात हो रही थी। वे सभी सोवियत संघ के प्रभाव के क्षेत्र में आ गए। इस प्रकार सोवियत संघ ने एक नए राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र को अपना लिया, और यह पूर्ण रूप से बढ़ता चला गया। सोवियत संघ एक ऐसा कहीं ना कहीं संघ बनकर उभरा जहां पर हर एक चीज का उत्पादन, सुई से लेकर कार तक का उत्पादन हो रहा था, और पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर दे रहा था ये पूरा का पूरा। बट कहीं ना कहीं ये जो पूंजीवादी विचारधारा है ना, बहुत ही ज्यादा जड़ जमा चुकी थी पूरे के पूरे विश्व में। आगे चलेंगे, अभी बात करेंगे इसकी भी, है ना। जब आप आगे चलते हो तो समय के साथ सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसका तीव्र विकास हुआ, पहली बात, ठीक है ना। विकास होने का रीजन क्या था, विकास होने का रीजन ये था ताकि यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बन जाइए, और बन गई थी। और जो नई कुछ जो देश थे, वो जो नए नए स्वतंत्र हो रहे थे, वो सोवियत खेमे में अपना एक तरह से मतलब सोवियत संघ को एज अ लीडर अपनाए और सोवियत संघ की पावर को बढ़ाए। सोवियत संघ का मेन मोटिव ये था, है ना। अब आप आगे चलोगे, किंतु यह व्यवस्था अत्यधिक नौकरशाही एवं अधिनायकवादी हो गई थी। जब कभी भी किसी देश में ब्यूरोक्रेसी, अगर मैं कहूं प्रशासन जो है वो ज्यादा सत्ता संभाल लेता है, तो अमूमन जो नागरिक होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा शक्ति का केंद्रीकरण है वो आपने नौकरशाही को दे दिया है, तो नॉर्मल जो जनता है उनके पास पावर नहीं बची है। वही चीज यहां पे हो रहा है, और वही सोवियत संघ की प्रॉब्लम थी, जो कि सोवियत संघ जो कि अपने चरम पर पहुंच चुका था, वहां से वो नीचे गिरता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा का पूरा विघटित हो जाता है। जब आप आगे चलोगे तो यहां पे शस्त्र प्रतिस्पर्धा, आर्म्स रेस क्या होता है, वहां पर अमेरिका अपने शस्त्रों को बढ़ा रहा है, अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को बढ़ा रहा है, और यहां पर अगर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो सोवियत संघ भी उसी से मैच करने के लिए शस्त्रों को बढ़ावा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये डेवलपमेंट की बात नहीं थी, ये आर्म्स रेस की बात थी कि किसके पास ज्यादा हथियार है, कौन किसको चुनौती दे सकता है ना। तो यहां पर ज्यादा वो चीज हो रही थी। अब फिर मिखाइल गोर्बाचेव, है ना, हु बिकेम लीडर ऑफ, मतलब अगर आप बोलेंगे सोवियत संघ, जो कि सोवियत संघ के एक लीडर बनकर उभरे, उनके टाइम में भी सोवियत संघ ने बहुत सारी चीजें देखी, उसके बारे में बात करने वाले हैं, डेफिनेटली बात करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, और उन्होंने व्यवस्था के सुधार में
उद्देश्य से पेरेस्ट्रोइका याद रखिएगा, पुनः गठन, और ग्लासनोस्त खुलापन। देखो ये जो पेरेस्ट्रोइका है और ग्लासनोस्त है, कहीं ना कहीं एक ऐसी नीति है जो कि ये व्यतीत करती है कि जो ये मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां थी पूंजीवाद की तरफ थोड़ी सी अग्रसर थी। तो मतलब जो सोवियत संघ है वो अपना समाजवाद वाला विचारधारा जो थी उसकी वो छोड़कर अब कहीं ना कहीं क्या अपनाने वाला था, पूंजीवादी अगर मैं कहूं विचारधारा को अपनाने जा रहा था। इसी वजह से कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन भी माना जाता है ना। अभी आगे चलेंगे और बताऊंगा आपको, है ना। अब ये आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीतियां लागू की, हालांकि बाद में इन नीतियों की आलोचना कई जगह पर की गई थी। रीजन क्या था आलोचना करने का, क्योंकि जो सोवियत संघ का मुख्य आधार था समाज का पालन पोषण करना, सामाजिक आधार पर, है ना, संसाधनों का आवंटन, ये सब एक दरकिनार करके सोवियत संघ खुद पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो क्लैश कर रहा था अपनी ही विचारधारा, अपनी ही आइडियोलॉजी से, है ना। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कठोरपंथियों द्वारा एक तख्तापलट का प्रयास किया गया। जनता पुराने प्रकार के कम्युनिस्ट शासन को नहीं चाहती थी और अधिक स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। क्यों मांग कर रही थी? क्योंकि सोवियत संघ में मैंने अभी आपको बताया सारी की सारी पावर्स जो थी वो नौकरशाही के हाथ में थी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में। जनता के पास पावर ना होकर नौकरशाही को पावर दे दी गई, और जब जनता के पास पावर नहीं हुई तो उन्होंने आक्रोश जताना स्टार्ट कर दिया, जो कि उसका एक उदाहरण आप यहां पर देख सकते हो, है ना। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आप देखोगे, देख रहे हो एक फोटो यहां पर आपको दिख रही होगी, और इस फोटो में मैं आपको बस एक चीज आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा हूं। 1990 में सोवियत संघ इतना बड़ा था, है ना, और जब सोवियत संघ टूट गया, है ना, 10 से ज्यादा भागों में टूट गया सोवियत संघ, तो वो ऐसा हो गया। अब सोवियत संघ में एक्चुअल में जो मेन कंट्री थी वो क्या थी आपकी, वो थी आपकी रूस। यही कंट्री सबसे बड़ी बनी रही, और यहां पर नीचे देखेंगे आप ये सारे के सारे देश कौन से हैं, ये केंद्रीय एशिया के देश हैं। ये सारे के सारे देश नीचे केंद्रीय एशिया के देश हैं, ऊपर क्या है, रूस है, और इधर थोड़े यूरोपियन देश हैं। तो जब सोवियत संघ टूटा तो वो इतने भागों में टूट गया, लगभग अगर मैं आपको बता दूं मतलब 13 से 16 देशों के बीच में टूट गया था ये, है ना। और पहले 1990 में पूरा का पूरा एक ही सोवियत संघ कहलाता था, है ना। दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस जो सोवियत संघ के प्रमुख गणराज्य थे ने यह घोषणा करी कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। इसके पश्चात नव स्वतंत्र गणराज्यों में पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाने का शासन आधार बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहां पर एक चीज समझ में आ गई कि अब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही विचारधारा है जिसका नाम है पूंजीवादी विचारधारा, है ना। समाजवाद का दी एंड, और इंडिया जो था, जो भारत था, वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के पक्ष में भी था। और जब उसने देखा कि अब समाजवाद या साम्यवाद की जो विचारधारा है वो खत्म हो चुकी है, तो हमने अपने आप को इंक्लाइन करना, अपने आप को अग्रसर कर दिया थोड़ा किसके पास, अमेरिका के पास। तो भारत, अमेरिका, या मैं कहूं अमेरिका नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, हम लिख देते हैं पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने की ओर थोड़ा सा अग्रसर हो जाता है। और 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई तो कहीं ना कहीं उसने ये बता दिया कि भारत जो है अब वो पूंजीवाद विचारधारा को अपनाने जा रहा है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे आधार पर। जब आप आगे चलते हो तो जैसे कि हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे, है ना। आई होप चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप सभी जो बच्चे आए हैं इस चैनल पर नए हैं, मेक श्योर वो सेशन को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह का कंटेंट इन डिटेल पढ़ाया जा रहा है। आगे आप चलोगे तो यहां पर आप देखोगे, है ना, यूएसए, सोवियत संघ और ये पंजा लड़ा रहे हैं। ऐसे भी आपके एग्जाम में कार्टून्स आते हैं, है ना, पूछते हैं आपके कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये पंजा लड़ा रहे हैं और ये क्या दर्शा रहा है कि अब क्या सोवियत संघ जीतेगा या आपका अमेरिका पक्ष जीतेगा।
और 1991 में यह साबित हो गया कि अमेरिका जीत चुका है और सोवियत संघ हार चुका है। ठीक है, आगे जब आप चलोगे तो उत्तर साम्यवादी देशों में शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है? ऐसा समझो, मान लो आपने देखा होगा कभी कभी वेंटिलेटर पर कोई एक व्यक्ति मृत हो जाता है, उसे शॉक दिया जाता है और एकदम से वो उठता है ना, एकदम से उसकी सांसें चलने लगती है, ब्रीदिंग आ जाती है उसमें, है ना, श्वसन करने लगता है वो, तो सारी चीजें हो जाती हैं एक ही बार में। तो शॉक कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है और कभी कभी ये अच्छा भी हो सकता है। यहां पर हम किस लिए वर्णन कर रहे हैं? यहां पर हम वर्णन कर रहे हैं उन देशों के लिए जहां पर शॉक थेरेपी आई। रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप में समाजवादी अधिनायकवादी व्यवस्था से क्या होता है भाई, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे शॉक थेरेपी कहा गया। क्योंकि शॉक थेरेपी से कम तो थी नहीं। अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग से एक ऐसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं जहां पर यह बताया जाता है कि समाज में संसाधनों का पुनः आवंटन समान रूप से होगा, कोई असमानता किसी भी समाज में नहीं होगी, आप किसी भी अस्पृश्यता को मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा में नहीं लाएंगे। जब ये बात हो रही है और सडनली आप इस विचारधारा से उठकर एक ऐसी विचारधारा अपनाते हैं जिसमें यह बताया गया हो कि व्यक्ति को संसाधन जो है वो उस हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से व्यक्ति जो है वो मेहनत करता है ना, समाज में इक्वल बंटवारा नहीं होगा, समान बंटवारा नहीं होगा संसाधन का, है ना, व्यक्ति को यहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है ना कि समाज को। तो ये इसे जो है वो कहा गया था शॉक थेरेपी। और इसे किन देशों ने अपनाया था? जब सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है भाई, क्या होता है सोवियत संघ के विघटन के बाद? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सोवियत संघ के विघटन के बाद जब ये सोवियत संघ टूटा तो उसके बहुत सारे देश जो निकले, उन्होंने जो उनकी जो पहली समाजवादी विचारधारा थी, उन्होंने अपनी उस विचारधारा को हटाकर क्या अपनाया? पूंजीवादी, है ना। तो उत्तर यहां पर लिखा हुआ है ना, साम्यवादी देश किस पर फोकस करते हैं? पूंजीवादी विचारधारा, है ना। यहीं पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आप आगे चल के देखते हो कि सोवियत काल की सभी संरचनाओं को समाप्त कर पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। शॉक थेरेपी कहा गया, जाहिर सी बात है। विदेशी व्यापार एवं आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए गए, है ना। अब यहां पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं आई? पहला आपका निजीकरण आ गया, निजीकरण, उदारीकरण, तीसरा क्या होता है आपका? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, वैश्वीकरण आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अब हम ये खुले द्वार की नीति अपना रहे थे। ठीक है ना, एक सेकेंड, यहां पर आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं खुले द्वार की नीतियां थी। निजीकरण में व्यक्ति विशेष को फोकस किया जाएगा ना कि समाज को। उदारीकरण में भी सेम चीज यही है। और वैश्वीकरण में ट्रेड या व्यापार या किसी भी प्रकार की आवाजाही एक देश से दूसरे देश में करी जाएगी, जो कि समाजवादी विचारधारा के बिल्कुल अलग है। समाजवादी विचारधारा सोचती है कि हम जो है, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसी के अंतर्गत व्यापार हो, हम बाहर से कुछ ना मंगवाएं और ना बाहर कुछ भेजें। बट पूंजीवादी विचारधारा पूरे विश्व को एक तरह से एक जगह पर लाकर खड़ा कर देती है। तो उसकी जो बात हुई थी वो ये थी, है ना। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। सोवियत गुट के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधों को तोड़ दिया गया कि अब सिर्फ व्यापार जो है वो सोवियत संघ के देशों के बीच में नहीं होगा, बल्कि उन देशों से हटकर भी, उस देशों से परे, उन देशों के परे भी आप व्यापार कर सकते हो, अन्य देशों से जिनसे आप चाहो। और एक और आया इसके बाद
मुक्त व्यापार समझौता, आगे आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे ये जो मुक्त व्यापार समझौता है ये आया था डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन, जो कि 1995 में बनकर तैयार हुआ। जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है तो पूरा का पूरा विश्व जो है अग्रसर हो जाता है पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने के लिए, क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि अगर हमने पूंजीवादी विचारधारा अपना ली तो हम विकसित हो जाएंगे। बहुत से देश हो भी रहे थे, बट बहुत से देश कर्ज के तले डूब भी रहे थे इसमें, है ना। चलेंगे आगे। शॉक थेरेपी सभी को पता है, बता चुका हूं मैं, है ना। इसके परिणाम क्या हुए, है ना। एक ही पॉइंट में मैंने आपको सारे परिणाम दे दिए हैं, इजीली आपको अवेलेबल है ना। क्या होंगे? अब देखो, शॉक थेरेपी आप जैसे ही अपनाते हो अपने मन में सोचो क्या होंगे ये परिणाम। अब मान लो आप साम्यवादी से पूंजीवादी विचारधारा में एक तरह से बदलते हो अपने आप को, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर एकदम से जोर आएगा, है ना। आपकी जो करेंसी है, रूबल करेंसी जो है वो गिर जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीज हो जाएगी ज्यादा, है ना। और जो सरकारी सब्सिडी है वो क्या होगी? वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सरकार के हिसाब से, साम्यवादी विचारधारा के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जा रही थी, पूंजीवादी में आके वो सब्सिडी खत्म, है ना। तो ये परिणाम थे, जैसे अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंच गई, बिल्कुल सही बात है। रूबल का अवमूल्यन हो गया। एक टाइम तो ऐसा आया था कि रूबल जो करेंसी है वो इतनी ज्यादा गिर गई थी, है ना, इतनी ज्यादा गिर गई थी कि लोगों के पास काम ही अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, भुखमरी फैल गई थी एक तरह से आप ये कह सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, है ना, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो गई, मध्य वर्ग कमजोर हो गया, और 2000 के बाद संसाधन निर्यात में सुधार आया। संसाधन निर्यात से सुधार आया, मतलब इसका क्या है कि अभी तक जिस सोवियत संघ ने अपने आप को अपने अंदर समेट कर रखा हुआ था, अब वो भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा अपनाने के बाद अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ाता है दूसरे देशों में। अब फिर चाहे वो पश्चिमी खेमे के हो, पूर्वी खेमे के हो, दक्षिणी उत्तरी कैसे भी खेमे के हो, वो व्यापार करेगा। तो देन ये चीज आपको देखने को वहां पर मिलेगी। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर होंगी अभी तक सभी को। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा पूर्व सोवियत गणराज्यों में तनाव एवं संघर्ष, है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, एक आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाता है। अब कभी कभी जब सोवियत संघ ये चाहता था कि मैं पूरे विश्व में सबसे बड़ी शक्तिशाली बनकर उभरूं, तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्या आती थी? सोवियत संघ में जो देश थे, जो कंट्रीज थी सोवियत संघ में, उनका आपस में वाद विवाद होता रहता था, और उससे एकता कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दी जाती थी। अब वही यही बात लिखी हुई है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कई क्षेत्रों में तनाव एवं संघर्ष जो है वो उत्पन्न हुए। रूस के चेचन्या, दागिस्तान में उग्र अलगाववादी आंदोलन स्टार्ट हुए। अलगाववादी आंदोलन कौन से होते हैं भाई? अलगाववादी आंदोलन कौन से होते हैं? अलगाववादी आंदोलन वो होते हैं जिसमें आपको ये दिखेगा कि हमें तो एक अलग राज्य चाहिए, हमें तो अलग एक देश चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे मतलब बहुत सारे विश्व में चलते रहते हैं, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच भी ये लफड़ा चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये चीज होती है। उग्र अलगाववादी आंदोलन जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि हमें एक अलग देश दे देना चाहिए, राज्य दे देना चाहिए, तो वो ऐसे आंदोलन करते हैं। आगे आप चलोगे, ताजिकिस्तान में लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, बिल्कुल सही बात है ना। मध्य एशिया भारी शक्तियों एवं तेल कंपनियों के बीच जो है वो प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र पूर्ण रूप से बन गया था। अब देखो यहां पर ये आपका है अफ्रीका, ये वाला जो पार्ट है ना, एक सेकेंड, इसको मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूं आपको। मान लीजिए, देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका मध्य एशिया। ठीक है, अभी जो मध्य एशिया है वो किस लिए जाना जाता है? मध्य एशिया जाना जाता है तेल के उत्पादन के लिए। तो लोगों ने इस पर भी अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर दिया, और इससे क्या होता है? इससे समाज में तनाव जो है वो ज्यादा उत्पन्न हो जाता है।
है ना। तो ये चीज थी। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर आप देख सकते हो एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है जो कि पहले सोवियत संघ को ऐसे दिखा रही है कि यहां पर हम यूनाइटेड हैं, एकता में बल है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शीत युद्ध का टाइम, अंत का टाइम नजदीक आता गया, सोवियत संघ में दरारें आने लग गई और जो कंट्रीज हैं इसकी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। चेकोस्लोवाकिया विभाजित होकर चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया बना। देख सकते हो आप, ये किस कारण हुआ? अलगाववादी आंदोलन। एक सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं, अराजकता, है ना। ये किसको दिखाता है? अराजकता को। जब आप अलग सोचने लग जाते हैं, अलग चीजें करने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया जो था वो एक ही कंट्री थी, बट अलगाववादी आंदोलन के आधार पर, अराजकता के आधार पर ये दोनों आपस में अलग हो गए। एक चेक गणराज्य बन गया और एक स्लोवाकिया बन गया। यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया ऐसे ही, है ना। और क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जोगोविना, ये जो है नए देश जो है वो बनकर उभरे। अभी इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि अंदरूनी जो है आपकी गड़बड़ी थी, बाहरी गड़बड़ी इतनी ज्यादा नहीं थी। और जब अंदरूनी गड़बड़ी होती है तो उससे उभर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो वही चीज यहां पर हो रही थी, है ना, इसीलिए हो रही थी ये चीज। आगे चलेंगे आप, यहां पर आप देखेंगे भारत और उत्तर साम्यवादी देश। अब जब ये 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है तो भारत के कैसे संबंध बने इनसे? देखो 1971 में हम नहीं भूलते कि भारत का जो साथ है वो दिया था आपका सोवियत संघ ने 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में, है ना। फिर हमारी एक दोस्ती की ट्रीटी भी साइन हुई थी उस टाइम पे 1971 में। उसके बाद से हमने सोवियत संघ को छोड़ा नहीं है, बट हमने जो है अपने जो इंटरेस्ट है ना, वो दोनों खेमों में रखे हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हो हम कहीं ना कहीं जो यूएसए है, अमेरिका है, उसके साथ भी थे पूरे के पूरे शीत युद्ध में, और सोवियत संघ के साथ भी थे। हमने किसी भी महत्वपूर्ण शक्ति से संबंध अपने बिगाड़े नहीं। बट 1991 के बाद कहीं ना कहीं हम ज्यादा टिल्ट हो गए किस पर? अमेरिका पर, और थोड़ा सा हम पीछे हट गए सोवियत संघ के रिलेशन के साथ। अब देखो, भारत ने सभी उत्तर साम्यवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, जाहिर सी बात है। और भारत और रूस के संबंध आज भी अत्यंत सुदृढ़ हैं, और वो ऐसे पता लगता है क्योंकि यहाँ की जो स्टार हैं, जैसे हमारी एक सॉफ्ट पावर होती है और एक हार्ड पावर होती है ना। अभी जो सॉफ्ट पावर है हमारी, जो हमारे फिल्म स्टार है, सिंगर्स हैं, वो रूस में जाने जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिलेशन है वो जाने जाते हैं, है ना। रूस जो है वो इन्वेस्ट करता रहता है भारत में, आप सभी को पता होगा। ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, है ना, ये सभी आपने देखा होगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारा एक ऐसा संबंध को बताती है जो कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध है, ना कि आपके बहुत ही ज्यादा हमारे मतलब खटास है संबंधों में, है ना। एक तो वो चीज है। भारत रूस संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या होती है, इसको ऐसे समझाता हूं मैं आपको, चलिए रुक जाइए, है ना। देखिए 3 चीजें होती हैं। है ना, एक ध्रुवीय, ध्रुव ध्रुवीयता, और बहु ध्रुवीयता। अब देखिए यहां पर आप देखोगे आज के टाइम में, है ना, आज के टाइम में हम कहीं ना कहीं बहुध्रुव्यता पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कंट्री जो है, हर एक देश जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में पावरफुल है। और बहुध्रुव्यता का मतलब है कि सभी के पास पावर है ना। अब जब सभी के पास पावर होगी तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ये सिखाता है कि बहुध्रुव्यता में अगर सबके पास पावर है तो कोई वॉर ही नहीं करेगा, क्योंकि जितने हथियार आपके पास है उतने मेरे पास है, तो हम लड़ाई झगड़े क्यों करेंगे जब हम एक दूसरे को सेम हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गई बहुध्रुव्यता के बारे में। द्विध्रुव्यता मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा चुका हूं कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो 2 कॉम्पिटिटर्स के बीच में आ गया है,
प्रतियोगात्मक जो शक्तियां हैं उनके बीच में खड़ा हो गया है। पहली है आपकी सोवियत संघ, दूसरी है अमेरिका। अब जो कंट्रीज नई नई आजाद हो रही हैं वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये डिसाइड करें कि उसे सोवियत खेमे में जाना है या अमेरिका में जाना है। और जब एक ध्रुवीयता की बात करते हैं तो हम यहां पर आपका टाइम पीरियड आ जाता है, कौन सा, यहां पर आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 1991। क्यों? क्योंकि द्विध्रुवीयता से हम एक ध्रुवीय पूरे के पूरे विश्व में चले गए हैं, क्योंकि यहां पर सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, सोवियत संघ हार चुका है शीत युद्ध की लड़ाई। और जब ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा विश्व एक ध्रुवीय, जिसमें अमेरिका जो है, अमेरिका की विचारधारा जो पूंजीवादी विचारधारा है वो आपकी फली फूली या बढ़ी, ये चीज थी। ठीक है, डन एवरीबॉडी। तो ये चीज है दो ध्रुवीयता का अंत, है ना। तो इस चैप्टर का नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि 1991 में ये जो दो ध्रुवीयता है वो अंत हो जाता है इसका। आगे चलोगे आप तो यहां पर भारत को रूस के कश्मीर मुद्दे पर समर्थन मिला है ना, क्योंकि भारत को रूस जो है वो समर्थन करता रहता है किन किन चीजों पर, कश्मीर मुद्दा हो गया, ऊर्जा आपूर्ति, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया के द्वारा भारत में लगाए जाते हैं, आने वाले चैप्टर में आप पढ़ने वाले मेरे साथ। मध्य एशिया तक पहुंचा, चीन के साथ संतुलन बनाने में लाभ मिले हैं इसे, है ना, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा सोच के देखो, यहां पर क्या है, भारत ने रूस के साथ संबंध अच्छे बनाए। अब जब हमारे किसी कंट्री के साथ संबंध अच्छे हैं और उस कंट्री के किसी और कंट्री के साथ संबंध अच्छे हैं तो जनरली हम एक पूरा का पूरा एक रास्ता तैयार कर लेते हैं अपने डेवलपमेंट का, विकसित होने का, है ना। वहीं रूस को भारत से लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है। हम हथियार जो है वो रशिया से खरीदते हैं, जाहिर सी बात है, और रशिया वेपन में या हथियार बनाने में, शस्त्र निर्माण करने में बहुत ज्यादा, एक तरह से आप कहेंगे, अव्वल दर्जे का देश है ना। और दोनों देशों ने कई वैज्ञानिक और तकनीक परियोजनाओं में सहयोग किया है, करते रहते हैं, है ना, बिल्कुल ये चीज है। अब आते हैं क्वेश्चन पर आपके, है ना। अब चैप्टर जो है वो यही है एक्चुअली। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से दो जो ध्रुव थे वो कैसे आए, कैसे बढ़े, पड़े, मतलब एक तरह से समाज में कैसे उन्होंने ग्रोथ करी, वो सारी चीजें हमने देखी। अब अगर हम क्वेश्चंस करें थोड़े से तो वो देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो, रूसी समाजवादी क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित थी? पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं क्यों बताऊं, मैंने तो पढ़ा दिया आपको। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होगा सही आंसर, ए, बी, सी या डी। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर है चेकोस्लोवाकिया का विभाजन किसमें हुआ था? चेक और हंगरी में, चेक और पोलैंड में, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में, या स्लोवाकिया और यूक्रेन में? दो क्वेश्चन आपके ये हो गए, है ना। आगे चलते हैं अब, क्योंकि यूपी बोर्ड है और आंसर राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर लेखन भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अगर मैं इसे मान लू कि मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो इसे कैसे बताओगे, है ना। द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध काल में इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। तो कैसे आप आंसर करेंगे? डिजाइन हमेशा आईबीसी फॉर्मेट में चलना होता है बच्चों, आईबीसी फॉर्मेट को याद रख लेना। क्या होता है ये? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अगर थोड़ा सा आपको हिंदी में बताया जाए तो पहले आपको देनी है भूमिका, व्याख्या, निष्कर्ष। इस आधार पर अपने आंसर को डिजाइन करोगे और पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे। तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। अगर मैं इसका आंसर करूं, एक सेकेंड, इसको हम मिटा देते हैं पहले, थोड़ा आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आंसर करना होता है। हाँ, तो अभी आपसे पूछा है, अभी आपसे क्या पूछा है? द्विध्रुवीयता के बारे में पूछा है। द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन सिंपल सा है, सॉर्टेड है। अब यहां पर इसे भूमिका में डाल दीजिए थोड़ा सा, है ना। वहां पे बशर्ते लिखा होता है, अगर ये 5 मार्क्स आया तो 2.5 नंबर इसके मिलेंगे। तो आप क्या करना है, आपको द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं जब आपसे ये पूछा गया, तो आप ये लिखे, द्विध्रुवीयता से आशय ये है कि जब पूरा का पूरा विश्व, है ना,
शीत युद्ध के दौरान दो भागों में बट गया, जिसमें पूर्वी भाग सोवियत संघ के हाथों में था और पश्चिमी भाग अमेरिका के हाथों में था, और ये दोनों अपनी शक्तियों का उद्धार जो है वो कर रही थी। इसे द्विध्रुव्यता कहा गया। अब अगर इसमें आपको थोड़ा सा आगे आने वाले पॉइंट्स जोड़ने हैं तो उसमें आप एक और चीज इंक्लूड कर दीजिए कि जो भी नए गणराज्य मतलब स्वतंत्रता से होकर गुजर रहे थे वो दोनों इनमें से कोई ना कोई एक खेमा जरूर ज्वाइन कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे उन्होंने क्या अपनाया? तटस्थ की नीति अपनाई। मुझे बताओ जरा, भारत ने कौन सा खेमा अपनाया था? मेरे को समझ में आ गया होगा। पता है क्या, बहुत से बच्चे पता है क्या सोचेंगे, सर भारत ने तो सोवियत संघ का खेमा अपनाया होगा ना, बट ऐसा नहीं था। कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने कोई भी खेमा नहीं ज्वाइन किया, उसमें भारत भी शामिल था। और भारत ने क्या किया? भारत आता है आपका, भारत आकर एक ही चीज करता है, और वो क्या थी? वो थी तटस्थता की नीति अपनाता है, और भारत ना कोई भी खेमा ज्वाइन करे हुए दोनों खेमों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। शीत युद्ध काल में, शीत युद्ध काल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। 1945 से 1991 के बीच का जो काल है वो आपका शीत युद्ध का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1939 के बाद से 44 या 45 तक आप कह सकते हो क्या चला है आपका? द्वितीय विश्व युद्ध चला है। और उसके बाद क्या होता है आपका? ऐसी सिचुएशन बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अभी तक तीसरा युद्ध नहीं हुआ है, बट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिचुएशंस ऐसी बनी कि वॉर होने ही वाला था बट हुआ नहीं, तो इसीलिए इन्हें शीत युद्ध कहा गया, है ना। अब यहां पे शीत युद्ध काल में इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। विशेषताओं का वर्णन क्या था? अब विशेषताओं में आप लिखिए ना कि पूरा का पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ है, ये आपने इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया है ना। अब यहां पर क्या है? दोनों खेमों में संसाधनों के आवंटन पर होड़ लग रही थी, अपनी विचारधाराओं को फैलाने पर जोर दिया जा रहा था, है ना। और क्या क्या होगा, है ना। कुछ पूंजीवादी विचारधारा के बारे में लिखिए, कुछ साम्यवादी विचारधारा के बारे में लिखिए, और उससे आपका आंसर जो है वो एक बेहतर आंसर बनकर उभरेगा। जरा दिमाग पर जोर डालिए, क्या क्या विशेषताएं हुई होंगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं द्वैध्रुव्यता का, कि पूरा का पूरा विश्व दो सुपर पावर्स हैं, है ना। और यहां पर विशेषताओं में आप ये भी लिख सकते हैं कि कैसे कभी कभी जो है पूरा का पूरा ऐसा सिचुएशन बन गई थी कि अब वॉर हो जाएगा, बट नहीं हुआ, जिसका एग्जाम्पल में आप लिखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ये आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्यों लिखेंगे, मतलब आंसर में लिखेंगे, अपना एग्जाम्पल दे देंगे, है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों की विवेचना करिए। ये मैं क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूं, घर से लिख लेना, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैं आपको दे रहा हूं 5 मार्क्स का। इसका आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर से, है ना। तो मेक श्योर करते हैं आप ये चीजें करेंगे। और अगर चैनल पर नए आए हैं, दृष्टि स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेक श्योर आप सभी के सभी सेशन को लाइक भी करो, ताकि हम जो बच्चे अभी तक मतलब ऐसी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स इजी वे में इन डिटेल कवर करवाए जाएं, तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है। तो मेक श्योर आप सभी से ज्वाइन कर लो, एंड सभी अपने दोस्तों में ये वीडियो फैला दो, शेयर कर दो, जो भी करना है वो करो, ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब बोर्ड्स दूर नहीं है, बहुत पास हैं, बहुत नजदीक है, लगभग 1 महीना बचा हुआ है बस, है ना। तो मेक श्योर करते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा आपके इसी चैप्टर के, है ना, ताकि और आगे हम बढ़ सके इस चीज से। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।